हेलो। आप सभी को नमस्कार। मैं मोहित राजस्थान के टोंक ज़िले से हूँ और आज फेसबुक पेज कवि प्रदीप पवार पर आप सभी से कुछ अपने अनुभव साझा करने आया हूँ, कुछ कविताएं और कहानियों के माध्यम से। तो मैं थोड़ा सा इंतज़ार कर लेता हूँ, आप सभी लोग जुड़ पाएँ। सुनीत सर, शुक्रिया सर जुड़ने के लिए। तो बिना देरी के मैं शुरू होता हूँ। तो जैसा कि मेरा नाम मोहित है और मैं राजस्थान के टोंक ज़िले का हूँ। बेसिकली टोंक ज़िले के पास में एक सिटी है, शहर है, गांव है, मेरे लिए तो मेरा अपना है, टोडा रायसिंह। मैं प्रॉपरली टोडा का रहने वाला हूँ, वही मेरा होम टाउन है। और पिछले 10 सालों से मैं टोंक में हूँ और टोंक से ही मैंने अपनी पढ़ाई करी। कक्षा 12 तक मैंने विवेकानंद स्कूल से पढ़ाई करी है। उसके बाद में मैंने अपनी इच्छा के अनुसार कंप्यूटर में, हालांकि मेरी रुचि थी, तो उसी के अंदर मैंने बीएससी और एमएससी आईटी से पूरी करी है। और आज मैं प्रदीप पवार सर को बहुत बहुत शुक्रिया देता हूं कि उन्होंने एक अवसर बनाया मेरे लिए आप सबसे अपनी बात रखने का, अपने अनुभव साझा करने का। तो ये मेरा लाइव का तीसरा इवेंट है। बड़ा लॉकडाउन के तहत ये एक बहुत ही अच्छी घटना घट रही है ये कि फेसबुक लाइव के जरिए लोग अपने अनुभव साझा कर रहे हैं। टॉक में जन सरोकार मंच एक ग्रुप है, वहाँ भी हमने कुछ अनुभव साझा करने का एक प्रयास चल रहा है। और प्रदीप पवार सर का भी बहुत बहुत शुक्रिया। वो भी हम सभी के लिए, मेरे लिए, मतलब जो भी हम लोग, हम सभी के लिए एक अवसर बना रहे हैं ताकि हम अपनी बात को अच्छे से रख पाए। और आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो अपने कीमती समय निकाल कर आप यहाँ जुड़ रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं। तो मैं शुरू करता हूँ अपने मेरी मतलब अपने परिचय के साथ में ही। तो जैसा मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर की मैंने पढ़ाई करी है। दरअसल जब 12वीं कक्षा मैंने पूरी कर ली थी तो कंप्यूटर की रुचि मेरी तभी से थी, 11वीं 10वीं 11वीं 12वीं से, और थोड़ी बहुत नॉलेज थी, जानकारी। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं तो अलग अलग स्टेप वाइज एक समय आया था कि सोचा था कि यार 12वीं पास करके क्यों ना हम लोग ना, मतलब कि मैं मतलब दोस्तों से कि यार अपन ना हैकिंग करेंगे, हैकिंग सीखते हैं। तो प्लान था कि 12वीं के बाद कि जयपुर जाएंगे या कहीं और जाएंगे तो हैकिंग सीखेंगे। लेकिन फिर घटना एक घट गई कि तभी रंगमंच थिएटर लाइफ में प्रवेश हुआ। तो 25 मई 2016 को मैं रंगमंच में पहली बार, वो पहला दिन है 25 मई 2016, जब मैं रंगमंच की दुनिया में प्रवेश किया। एक्चुअली जब थिएटर में मैंने प्रवेश किया रंगमंच में, तो मुझे खुद को भी नहीं पता था कि मैं रंगमंच के अंदर प्रवेश करने जा रहा हूँ और जो मैं करने जा रहा हूँ इसको रंगमंच कहते हैं। 2016 के पहले रंगमंच से कोई रिश्ता नहीं था मेरा, कोई भी नाता नहीं था। टोंक में रहकर नहीं जानता था कि रंगमंच कहते किसे हैं, क्या होता है। जो सिनेमा हॉल होते हैं जिसमें हम मूवी वगैरह देखने जाते हैं, तो उसी को हम कहते थे कि यार आज थिएटर में वो मूवी लगी है, हम देख कर आते हैं। इन्हीं सब से था। फिर जाकर 2016 में थिएटर की चिड़िया ने टोंक में जन्म लिया। तो एक कार्यशाला यहाँ पहली बार हुई थी। उसको मतलब कि शुरू किया गया था कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के हिसाब से उस कार्यशाला को तैयार किया गया था इस तरह। तो उस कार्यशाला से मैंने इस फील्ड के अंदर शुरू करा, 1 महीने की कार्यशाला। तो पहली बार 30 दिन की उस कार्यशाला में पहली बार हुआ था कि 15वें दिन मेरे हाथ में स्क्रिप्ट थी और 30वें दिन मैं किसी मंच पर था एज ए अभिनय, मतलब एक्टिंग को लेकर मैं किसी स्टेज पर था। तो इस 30 दिन के प्रोसेस में एक नाटक है, मुंशी प्रेमचंद की कहानी है, ठाकुर का कुआं। आप सभी ने उसको अच्छे से पढ़ा होगा, सुना होगा। तो ठाकुर का कुआं नाटक हम लोगों ने तैयार किया था और उसी के बाद हमने तय किया था कि अब क्या करना चाहिए आगे, इस यात्रा को हमें और आगे बढ़ाना चाहिए। तो जो समूह बना था,
तो सबने बहुत किया कि हाँ हम कर सकते हैं, क्योंकि एक धीरे धीरे जो 30 दिन का वो प्रोसेस था, वो पहली बार वो एक महीना ऐसा था कि यार ये है वो 30 दिन जो अब तक जिया नहीं, मतलब लगा कि हाँ भाई जी रहे हैं अब जिंदा। तो 2016 से ये यात्रा चल रही है, और इसी यात्रा के बीच काफ़ी सारे प्ले हम लोगों ने तैयार किए जो कि सोशल इश्यूज पर थे, जिसके अंदर एक नाटक है निरंतर एकलव्य हम लोगों का, जिसके लगभग काफ़ी सारे शो हुए हैं जयपुर जवाहर कला केंद्र में, इलाहाबाद, बीकानेर टाउन हॉल में। इसके अलावा एक टोंक जंक्शन हम लोगों ने नाटक तैयार किया। तो कुल मिलाकर के 8 नाटक, 8 फुल लेंथ नाटक हम लोगों ने तैयार किए हैं। अब ये जो तैयारी की जो प्रक्रिया चलती है ना, एक हम लोग आपस में जो टीम है वो आपस में एक दूसरे के गुरु हैं, एक दूसरे के शिष्य हैं, तो आपस में एक दूसरे को सीखने सिखाने की प्रक्रिया को लेकर हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं। तो 2017 के बाद से हमने सोचा जो अनुभव हम ले रहे हैं उनको क्यों ना और आगे की ओर हम लोग एक्सप्लोर करें, मतलब जो सीख रहे हैं उन्हें उनका और विस्तार करें। तो इसी वजह से हमने अगले ही साल से सोचा कि रंगमंच की कार्यशालाओं का हम आयोजन करते हैं। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिला बच्चों का, काफ़ी सारे बच्चे हम लोगों के से जुड़े, और थिएटर कार्यशालाएं हम लोगों ने ऑर्गेनाइज करी। और इसी यात्रा में 3 हमने बहुत ही मतलब जैसे सफदर हाशमी एक राइटर हैं, सफदर हाशमी, उनकी कविता है किताबें करती है बातें, तो इस तरह की 3 एकदम लघु शॉर्ट प्ले हम लोगों ने किए। और एक बात है कि रंगमंच है दुनिया को बदलने की बात कही जाती है कि रंगमंच दुनिया को बदलता है, तो ये बिल्कुल है। इसको लेकर मैं आगे और बातचीत करूँगा किस प्रकार से हम ये एक बदलाव की दिशा की ओर लेकर जाता है। तो एक बहुत ही साफ बात है कि आम जनता से जुड़ने के लिए ना जनता के बीच में जाना ही पड़ेगा। जब तक आप लोगों के बीच में जाओगे नहीं, अपनी बात रखोगे नहीं, तब तक कैसे कुछ हम बदलने की बात सोच भी सकते हैं। उन वहीं से हम लोगों को शुरुआत करनी होती है। तो इसी वजह से कुछ नुक्कड़ नाटक हम लोगों ने शुरू किए करना। टोंक में अलग अलग लोकेशन पर, अलग अलग चौराहे पर हम लोगों ने नुक्कड़ नाटक शुरू किए। काफ़ी लगभग 7 नुक्कड़ नाटक हम लोगों ने किए। और इस 4 साल की प्रक्रिया के अंदर कुछ NSD, आपने शायद नाम सुना हो, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, वहाँ के प्रशिक्षण निरंतर हर 8 महीने 10 महीने बाद ट्रेनिंग के लिए हम लोगों के यहाँ आते हैं, हम लोगों को ट्रेनिंग के लिए। तो अब तक हमें आसाम से सत्रिया नृत्य की ट्रेनिंग दी गई है, रेड नोज क्लाउन, मास्क मेकिंग, सेट डिज़ाइन, और नवरस आपने सुना हो, तो इन सब की ट्रेनिंग दी है। और जो मेरा पहला सबसे मजबूत एक अनुभव इसके अंदर हुआ है वो मेरा पहला डायरेक्शन है। मुंशी प्रेमचंद की कहानी है बड़े भाई साहब, तो वो आपने सुनी होगी, पढ़ी भी होगी, वो तो खैर बच्चों के सिलेबस में वो है कहानी। तो वो पहला मेरा डायरेक्शन था जिसको मैंने किया। वो अपने आप में एक अलग अनुभव था कि ठीक है हम अभिनय तो कर ही रहे हैं, लेकिन एक डायरेक्टर को पता होता है कि उसके अभिनय में उसको क्या क्या चाहिए, उसको किस तरह का सेट चाहिए, किस तरह का कॉस्ट्यूम चाहिए, कितनी लाइट चाहिए। उस नज़रिए से भी एक डायरेक्टर उसको देखने का प्रयास करता है। तो इन्हीं अनुभवों को सीखने के लिए एक डायरेक्शन के प्रोसेस में भी हम लोगों ने एंटर किया। और अभी पिछले 1 साल से हम लोग थिएटर की जो एक अलग प्रक्रिया है, थिएटर इन स्कूल, इस प्रोसेस पर काम कर रहे हैं कि शिक्षा में रंगमंच कैसे बदलाव आया जाता है, विद्यालय में रंगमंच की प्रक्रिया क्या रहती है। इस प्रोसेस को लेकर हम एक नाटक तैयार किए हैं, ज्योति जिसका नाम है। तो उस नाटक के लगभग 75 शो अब तक हम लोग कर चुके हैं, और उसका बहुत ही गहरा प्रभाव हम लोगों को यहाँ देखने को मिलता है। उस नाटक से रिलेटेड मैं 3-4 घटनाएं आपसे साझा करना चाहूँगा। नाटक के जो 75 शो हुए उनमें से कुछ घटनाएं जो निकल के आई। पहली घटना टोडा रायसिंह के पास की है, जहाँ मोंडिया गांव है। जब नाटक को किया गया तो कुछ महीने बाद प्रिंसिपल का हमारे पास फ़ोन आता है। एक्चुअली इस नाटक की पहले मैं आपको भूमिका बता दूं, वो एक बाल विवाह जैसी कुप्रथा पर आधारित है। वो नाटक एक फोरम थिएटर पर है, जो कि नाटक को बीच में रखकर जो दर्शक हैं उनके सुझाव लिए जाते हैं और तुरंत इम्प्रोवाइजेशन करके उन सुझावों पर आगे तैयार किया जाता है।
तो जब उस नाटक को हम लोगों ने वहां से करके हम लोग वापस आ गए, तो कुछ महीनों बाद प्रिंसिपल का फोन आता है कि आपके नाटक का असर हम लोगों को यहाँ देखने को मिल रहा है। स्कूल की एक बच्ची है जिसका बाल विवाह किया जा रहा था, तो उसने अपने परिवार वालों को समझाया लेकिन वो माने नहीं, तो उसने अपना अगला कदम बढ़ाया, और ये उसका कदम बढ़ाना ही बदलाव की दिशा की ओर जाना है। उसने यहाँ तक कि जयपुर तक जाकर के अपने परिवार के खिलाफ उसने कार्यवाही करी। इसका एक दूसरा उदाहरण पीपलू के पास में लोहरवाड़ा गांव है। तो वहां जब हम लोग नाटक के बाद पूरी प्रक्रिया से जाने के बाद जब हम लोग कॉस्ट्यूम चेंज करते हैं, तो पीछे एक एक उसी स्कूल की स्टूडेंट है, छात्रा है वो। तो पीछे उसकी जो माँ है, मदर, वो खाना बनाती है उसी विद्यालय में, पेपलू का लोहरवाड़ा गांव। तो वहाँ वो पीछे जाके उनको कहती है कि माँ, आपने देखा ना कि बाल विवाह से क्या क्या नुकसान है, क्यों नहीं करना चाहिए। तो आप तो समझ ही गए होंगे, आप पूरा नाटक देख रहे थे, तो अब आप भी मत करना मेरा बाल विवाह। और अब देखिए, ये जो समस्या है, ये जो कुप्रथाएं हैं, अभी भी बहुत सारे लोगों के दिलो दिमाग में बसी हुई है, बहुत ही गहरे जड़ की तरह। इसका एक उदाहरण है कि टोंक के पास में गांव है बरौनी। बरौनी गांव के अंदर ये देखिए, जो बाल सभाएं होती है, पूरा गांव के जितने भी स्टूडेंट रहते हैं उनका फैमिली भी वहां आती है। तो जब हम इस नाटक को प्रस्तुत कर रहे हैं, इसका मंचन कर रहे हैं, तो पेरेंट्स उठकर बोल रहे हैं कि क्या सिखा रहे हो आप बच्चों की कि बाल विवाह मत करो, घर वालों से बातचीत करो, घर वालों से। हमने कहा ऐसा कुछ है नहीं, ये चली आ रही है, इन सबको खत्म करना होगा। यहाँ तक कि फिर जो पेरेंट्स ऐसे कर रहे हैं, उनके बच्चे भी उनके परिवार वालों को वहीं समझा रहे हैं कि सही तो कर रहे हैं। ये नाटक जो है पूरा मतलब एकदम से बहुत ही, और अंदर से बहुत ही एकदम इमोशनल कर देता है उस सिचुएशन को देखते हुए कि क्या घटना घट रही है। यहाँ तक कि एक सिचुएशन तो ऐसी आ गई कि दूनी की एक स्कूल के अंदर एक नाटक का एक संवाद है, जो फादर हैं वो कुछ डायलॉग बोलते हैं कि ऐसा है, ये चली आ रही है, हमारे गांव की पुरखों की मान्यताएं हैं। तो एक छात्रा इतनी क्रोधित होकर उनसे जुबान लड़ाती है, जो कैरेक्टर है जगदीश, कि मतलब किस पन्ने में लिखा है ये सब, वो पन्ना लेकर आई है। वो उसके जो एक्सप्रेशन थे ना, वो आज भी मतलब जब इस नाटक को लेकर बात करता हूँ तो वो एकदम सामने आते हैं। हम देखते हैं वो एक्सप्रेशन लोगों की कि क्या भाव दे रहे हैं वो एकदम। तो ये एक हल्की सी मेरी संक्षिप्त में एक यात्रा मैंने आपसे साझा करी। देखिए, रंगमंच की जो खूबी मुझे सबसे अच्छी लगती है वो है कि हम जिस मुद्दे पर नाटक तैयार करते हैं ना, उस पर किताबों के अलावा भी बहुत सारी चीजें हम लोग रिसर्च करते हैं, एक नहीं तो दूसरी में खोजते हैं, आपस में बातचीत करते हैं। एक अलग ही रंगमंच की दुनिया है जहां मैं खुद को खुल के जी पाता हूं। ये जो आज आपसे मतलब जो इतना लाइव आकर के आप सभी से अपने जो एक्सपीरियंस में साझा कर रहा हूं ना, ये सब एक रंगमंच का ही बदलाव है जो खुद के अंदर आए। वरना कोई मकसद ही नहीं था कि हाँ भाई ऐसा कुछ करेंगे कभी, इतना ये जो एक अपनी बात रखने का अवसर बना पाता है मेरे लिए, बेझिझक लोगों से, सामने वालों से सवाल पूछने के अवसर बनाता है ये रंगमंच। यहाँ किस तरह की भी जो परिस्थिति चल रही है, स्थिति चल रही है, उसमें खुद को जिंदा महसूस कि हाँ, मैं बतौर इंसान मैं सोचने समझने के साथ ना करने में विश्वास रखता हूँ। और आज जो कविताएं मैं आपसे साझा करूंगा, तो ये कविताएं लिखने का सिलसिला भी रंगमंच के जरिए ही आया। तो मैं अपनी कविताएं में शुरू करता हूं कि इंसानी जो दिमाग है ना, इंसानी दिमाग ने मतलब कितनी खोजें कर ली आज तक, क्या क्या नहीं बनाया, हर मतलब परमाणु अणु तक भी बना दिए इंसान ने। तो आज जमीन पर जो कुछ खोजा गया है पाषाण युग से लेकर आज तक, उसमें जो सबसे चीज मुझे अजीज लगती है, सबसे पसंद है, वो है थिएटर। क्योंकि थिएटर में मंच के ऊपर में उस पाषाण युग से लेकर वर्तमान तक के हर दौर को मैं जी सकता हूं। अगर थिएटर ना होता तो शायद बहुत कुछ छूट जाता जीवन से। तो ये रंगमंच ही है जिसने कहना सिखाया, लोगों की बातें सुनना सिखाया। नहीं तो कौन सुनता है, इग्नोर, कोई बोला कि हाँ ठीक है ओके हाय। तो कहना, सुनना, बोलना, ये जो सब अवसर बनाता है, ये एक थिएटर ही मतलब एक बहुत ही मजबूत ताकत इसमें है। तो मैं अपनी कविताओं का सिलसिला में शुरू करता हूँ। मेरी पहली कविता एक सीक्वेंस मैंने बनाया है, तो मैं हो सकता है कुछ कुछ मैं देख कर बोलूँ, कुछ बिना देखे भी बोलूँ।
मेरी पहली कविता है जिसका टाइटल मैंने दिया है कविता। इस कविता को लिखने के पीछे ना अपने आप में एक अलग ही, क्या बताऊं मैं, अलग एक्सपीरियंस रहा है कि इस कविता को मैंने कैसे लिखा। दरअसल जब मैं पहले लाइव जा रहा था, तो जब हम नया नया शुरू करते हैं पहली बार लाइव, तो काफ़ी कन्फ्यूजन था कि यार कहाँ से मैं शुरू करूं, मैं पहले कौन सी कविता लूं, मैं बाद में ये लूं या ये लूं। इस तरह के दिलो दिमाग में चलते ही हैं कि हाँ मैं पहले ये बोलूँगा फिर वो। तो पहली बार जब करे तो काफ़ी कन्फ्यूजन सा लग रहा था। तो उसी दिन मैंने रात को लिखी, जिसका मैंने टाइटल दिया है कविता। तो मैं शुरू करता हूँ। कविता खून मांगती है, कविता खून मांगती है, जिस्म के हर एक भाग में बसे कण कण से निकलती आवाज होती है कविता। ये सिर्फ चंद शब्दों का ढांचा नहीं है जिसे एक फ्रेम में ढाल दिया और बन गई, ना ही ये कोई मजबूत इमारत है। कविता बनती है नाजुक से नाजुक भावों के सरियों से। कविता महज जज्बाती तौर पर लिखी नहीं जाती, हाँ उसमें हर जज्बात को बयां जरूर किया जा सकता है। मगर मेरी कविता लिखने का सबब सिर्फ लेखन नहीं है कि लिख दिया, ये खिलती है दिलो दिमाग से और जेहन से निकलकर, नाचती है हर एक व्यक्ति के मन के भीतर, दौड़ती है लहू के रक्त कण से। कभी मौन रहती है फिर भी उसकी आवाज है। कविता जिस्म का हर एक कतरा मांगती है। अगर आप सही मात्रा में उस कतरे को मिलाना भूल गए तो कविता का जायका उतना अच्छा नहीं बनता। सांसें रखनी पड़ती है निकाल कर शब्दों में, दिलों की धड़कनें मिलानी पड़ती है। कविता महज शब्दों से नहीं बनती, भावों से बनती है। शब्द तो बस एक जरिया है उसे व्यक्त करने का। जब तक भाव रूह की गहराई से निकलकर हूबहू कागज पर नहीं बहे, तब तक वो कविता कविता नहीं बनती। जैसे बिना रंगों के पेंटिंग अधूरी होती है, ठीक वैसे ही बिना जज्बातों के कविता अधूरी सी लगती है। तो इस कविता को 4 मई 2019 को मैंने लिखा है, 2020 को। तो हालांकि इस तरह की जो बड़ी कविताएं होती है ये मैंने आज तक बहुत ही कम लिखी। पिछले लगभग 15-20 दिनों से इस तरह की कविताएं मैं लिख रहा हूँ। मैं एक्चुअली कॉर्ड्स मैंने बहुत सारे लिखे हैं, बहुत जो 3-4 लाइनों के कॉर्ड्स होते हैं। तो कुछ कॉर्ड्स मैं आपको सुनाना चाहूँगा कि एक मेरा कॉर्ड्स है मुझे अब तक जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। जब पहली बार मैंने उसे लिखा तभी से वो मेरा व्हाट्सअप स्टेटस बना हुआ है, मतलब पढ़कर लगता है कि यस। तो ये इस प्रकार है कि मैंने मुल्कों की तरह लोगों के दिल जीते हैं, मैंने मुल्कों की तरह लोगों के दिल जीते हैं। लाइन जितनी छोटी है उतनी ही गहरी है, और क्योंकि कविताओं को लंबाई चौड़ाई से ज़्यादा गहराई की ज़रूरत होती है। तो हालांकि एक लाइन की है लेकिन अपने आप में खुद के रूप में, मुझे खुद के रूप में मेरा खुद का काफ़ी कुछ बयां करती है ये। एक अलग है कि कौन कहता है कि हमने तुम्हें दिल से निकाला हुआ है, कौन कहता है कि हमने तुम्हें दिल से निकाला हुआ है, एक यही तो रोग है जो हमने शौक से पाला हुआ है। और एक कविता की यात्रा में आपसे साझा करना चाहूँगा। ये कविता है, एक नुक्कड़ नाटक हम लोगों ने तैयार किया था, ब्रेक द बाउंड्री, यानी कि जो बाउंड्री, जो आपका कंफर्ट जोन है उसको तोड़ो, उसको तोड़ के आगे बढ़ो। तो ये कविता की भूमिका इस प्रकार है कि जो ये अपने जो ज्ञानेंद्रियां हैं, अगर ये आँख, कान, नाक, खाल, जीभ, अगर ये चालू नहीं है तो कैसे सोचने समझने के साथ, विचार करने के साथ आप एक डिसीजन बना पाओगे, एक निर्णय बना पाओगे? किस प्रकार से? अगर आपकी एक भी ज्ञानेंद्रिय का थोड़ा सा भी हिस्सा बंद है तो कैसे करेंगे? तो इन्हीं ज्ञानेंद्रियों को लेकर एक कविता है, एक प्ले के दौरान इसको लिखी गई थी।
ये ऐसी है कि अंश है तू असीम का, सीमित कैसे हुआ। अंश है तू असीम का, सीमित कैसे हुआ। सारी कायनात है तुझ में, फिर क्यों है डरा हुआ। मस्तक में ब्रह्मांड है चेतन उसमें भरा। काम तुमने लिया नहीं, हुआ बेकार जंग लगा। पंच तत्वों से बना, पंचायत का सरपंच है। आंख कान नाक खाल, जीभ खबरी तेरे पंच है। आंखों से तू देख नजारा, नाक से तू सूंघ ले। कानों से सुन दसों दिशाएं, जीभ से तू चाख ले। सर्दी गर्मी ताप की छुअन, जाने अपनी खाल से। पंच तत्वों का ले सहारा, सरपंच जाने चाल से। जितने पंच साथ में आए, उतना पुख्ता ज्ञान हो। भेद नहीं इंसान में जाने, वही इंसान महान हो। शुक्रिया इसको सुनने के लिए। तीसरी कविता मैं आपको सुनाता हूं, यात्राएं। एक्चुअली इस रंगमंच की यात्रा में एक समय ऐसा आया था कि क्या चल रहा है जीवन में, सिर्फ यहां से आए वहां के लिए निकल गए, वहां से आए तो फिर कहां निकल गए। तो ये जो यात्राएं थी ये कभी खत्म ही नहीं हो रही थी, कंटिन्यू 15-20 दिन तक। तो इन्हीं यात्राओं को लेकर एक छोटी सी 4 लाइन की एक कविता लिखी है। ये यात्राएं कभी खत्म नहीं होती, ये यात्राएं कभी खत्म नहीं होती, और मैं चाहता हूं कि मेरी यात्राएं कभी खत्म ना हो। यात्राएं मुझे कभी खाली नहीं रहने देती, और मैं चाहता हूं कि मैं हमेशा व्यस्त रहूं। ये यात्राएं मुझे हमेशा जीवित रखती है, ये यात्राएं मुझे हमेशा जीवित रखती है, और मैं कभी मरना नहीं चाहता। मैं जारी यात्रा में हूं, मैं जारी यात्रा में हूं। रुकता हूं, थकता हूं, पूछता हूं और चलता हूं। तो ये 12 सितंबर की बात है। 12 सितंबर 2019 में ये लाइनें लिखी। वो सितंबर का महीना, मतलब कि सितंबर है तो वो सितंबर के महीने की बात है। कुछ ऐसा ही शेड्यूल था जो कि इधर उधर इधर इसी में था। एक बहुत संक्षिप्त है, उस बच्चे को लेकर इसकी मैंने एक कहानी भी लिखी है, 4 लाइन की कविता। इसकी कहानी भी है, और मतलब पहले मैंने ये लाइनें लिखी, कहानी बाद में लिखी। तो मैं पहले आपको ये लाइनें सुनाता हूँ। ये उस बच्चे को लेकर है जिसको हमने सड़कों पर गुब्बारे के साथ देखा है, गुब्बारा बेचते हुए। तो उसी को लेकर ये लाइन है कि अपनी सांसों को उस गुब्बारे में इकट्ठा कर, अपनी सांसों को उस गुब्बारे में इकट्ठा कर। वो गुब्बारा नहीं, अपनी सांसें बेचता है। उस छोटे से चेहरे पर बड़ा सा फूलता गुब्बारा, अपने अस्तित्व को बरकरार रखते हुए उन सांसों को उस गुब्बारे में संजोए रखता है। तो ये, हालांकि इसके ऊपर एक कहानी है, वो कहानी मैं आपसे आगे साझा भी करूंगा बहुत संक्षिप्त में। एक अन्य कविता है, मेरे शहर की गलियां। 23 अप्रैल 2019 को ये कविता पब्लिश भी हुई थी न्यूज़पेपर में, और कुछ दिन पहले कोरोना को लेकर मैंने इसको वापस से वीडियो रिकॉर्ड किया था, जो पत्रिका, ऑफिशियल पत्रिका के चैनल पर भी ये आई थी, मेरे शहर की गलियां। तो ये इस प्रकार से है कि मेरे शहर की गलियां कुछ वीरान सी है तो कुछ चहचहाती सी है। हर गली अपनी ही कहानी सुनाती है। लाल, गुलाबी, नई पुरानी गलियां त्योहारों पर दुल्हनों की तरह सजती है। मुकम्मल कर देती है फिर से उन लम्हों को जिन्हें हमने बंद करके कमरे में छिपा दिया था कहीं। मेरे शहर की गलियां बहुत बातें करती है, सुनकर तो देखो, और पलट कर देखो गौर से तो आईने में अपना बचपन दिखलाती है।
मेरे शहर की गलियां, यही वो जगह है जहां खिलती है हमारे ख्वाबों की कलियां। हर तरफ इतने शोर में भी कितना सुकून देती है हमारे शहर की गलियां। थैंक यू। अगर आपको कोई मेरे कोई लाइन समझ में ना आए या कोई कविता, एक्चुअली मुझे आप लोगों के कमेंट नहीं दिखाई पड़ रहे तो मुझे पता नहीं है, तो आप जो भी कहना चाहें तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें। मैं सारे कमेंट में बाद में पढ़कर, कुछ भी क्वेश्चन हो किसी भी कविता को लेकर आप ज़रूर लिखें। मैं यहाँ इसके बाद में आप सभी के जवाब मैं वहाँ पर साझा करूँगा आप सभी से। ठीक है, तो आप वहाँ ज़रूर बताएं एकदम किसी कविता को लेकर, किसी पंक्ति को लेकर कुछ भी प्रश्न या कुछ भी सुझाव। एक नई कविताएं, ये कुछ कविताएं हैं जो मैंने इसी दौर में लिखी है, इसी महीने, पिछले 1-2 महीने में। ये अगली कविता है इंसानियत, कि इंसानियत का जिंदा रहना क्यों ज़रूरी है, इंसान का इंसान बनना इंसान के प्रति क्यों ज़रूरी है। तो मैं इसको शुरू करता हूं। एक रोज ये शहर वीरान होगा, एक रोज ये शहर वीरान होगा, रास्ते होंगे मगर खाली, ब्रह्मांड के खाली स्पेस की तरह। हवाएं चलेगी मगर तन्हा, सूरज जलेगा डूबेगा मगर कोई देखने वाला नहीं होगा। मंदिर मस्जिद मैखाने बंजर होंगे, वैसे तो अभी भी है। जान बाहर तक आ जाएगी जब हम इतनी ऊंची आवाज में चीखेंगे, तब भी कोई सुनने वाला नहीं होगा इर्द गिर्द। प्यास लगेगी तो पानी नहीं होगा, भूख लगेगी तो खाना नहीं होगा। तुम्हें मन करेगा कि पेड़ के पत्ते खा लूं, तुम अपना हाथ भी बढ़ाओगे, मगर सूखी शाख के हरे पत्तों के सिवा और कुछ भी नसीब न होगा। तुम सुन सकोगे पक्षियों के शोर को, तुम सुन सकोगे पक्षियों के शोर को, तुम खाओगे सड़े मांस को, इंसान के मांस को। तुम्हारी जीभ को उसका स्वाद भी अच्छा न लगेगा, यकीनन ये निवाला तुमको कच्चा भी नहीं लगेगा। तब उस वक्त, उस पल, उस दर्दनाक मंजर के दरमियान तुम समझ जाओगे इंसानियत का जिंदा होना क्यों ज़रूरी था और क्यों ज़रूरी है। और हाँ, अगर अब भी तुम्हें समझ न आए तो तुम्हारा तड़प तड़प कर मर जाना ही बेहतर है। ये है, इसको मैंने टाइटल दिया है इंसानियत। ये शायद आप समझ पा रहे होंगे किस वजह से इसको लिखी होगी। मेरी अगली कविता है एक, ये रात को कब 2 बजे लिखी गई है रात को 2 बजे 29 अप्रैल 2019 को। ये है, देखते हैं किस पर है, आप पढ़िएगा, जैसा भी लगे आप बताइएगा। कभी अनजान बनकर कुरेदना शुरू करना संसार में बसे तमाम रेगिस्तानों को। कभी अनजान बनकर कुरेदना शुरू करना संसार में बसे तमाम रेगिस्तानों को, पहाड़ों नदियों समुद्रों पथरीले रास्तों को, और देखना तुम क्या पाते हो। जहां तुम्हारे कदम रुके देखना वहां से सैकड़ों करोड़ों अरबों खरबों मीलों से भी अधिक गहराई और ऊंचाई की ओर। ढूंढना अपने अस्तित्व को, जिस खोज के लिए तुम्हें उन तमाम रहस्यों से अनजान बनना पड़ा। नहीं, मैं नहीं कहता कि तुम अनजान ही बनो। अपने अस्तित्व को खोजने के लिए तुम एक बेहतर इंसान भी बन सकते हो। और एक अगली कविता और आखिरी कविता मैं आज की साझा करूंगा आप लोगों से। इस कविता का टाइटल है हादसा। जीवन में जो हादसे होते हैं उनसे एक अलग प्रकार का हादसा। तो यह है कि मैं एक हादसा हूं, मैं एक
हादसा हूँ जो घटा है मुझसे रूबरू होते लोगों के साथ, जो घटा है मुझसे रूबरू होते लोगों के साथ। कई लोग मुझे एक बुरा ख्वाब समझकर भूल जाना चाहते हैं, कई लोग मुझे एक बुरा ख्वाब समझकर भूल जाना चाहते हैं, और कई लोग हैं जो मेरी बातों को अपनी यादों वाली डायरी में सजा कर रखते हैं। न जाने कितने लोगों ने मुझे एक खराब हादसा मानकर भुला दिया, न जाने कितने लोगों ने मुझे एक खराब हादसा मानकर भुला दिया, और कितनों का अफसोस है कि उनके जीवन में मैं भी एक हादसा बनकर आया। कुछ लोगों का कहना है कि मैं बहुत अच्छा हूं, और कुछ का कहना है कि मैं बहुत बुरा हूं। कुछ को तो मुझसे मतलब ही नहीं, मगर ये सच है कि मैं एक हादसा हूं, और हादसे कभी ना कभी तो खत्म हो ही जाते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, आपने इन कविताओं को सुना। आप कविताओं को लेकर अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट में ज़रूर लिखें। मैं कोई भी प्रश्न हो, अपनी बात, अपने सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं उन्हें पढ़ूंगा बाद में, मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा एक साथ आपके। तो मैं कुछ अपने लिखी दो कहानियां, बहुत ही संक्षिप्त कहानियां हैं, वो मैं आपसे साझा करूंगा। एकदम एक आपने सुना होगा रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में, हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं रविंद्रनाथ ठाकुर को। उनकी एक कहानी है तोता, जो कि पूरा एजुकेशन सिस्टम की जो रटंत्र प्रणाली है उस पर आधारित है कि बच्चे किस प्रकार से सीख रहे हैं रट करके, वो रटंत्र शिक्षा पर है। तो जब इसी प्ले की तैयारियां, इसी को एक डायरेक्शन की प्रक्रिया में, कंस्ट्रक्शन प्रक्रिया में हम लोग कर रहे थे, तो कुछ इस प्रकार की चीजें हम खोजना चाह रहे थे कि बच्चे स्कूल के अलावा और कैसे सीखते हैं, अपने आसपास के माहौल से, एक दूसरे को देखकर, समझकर, खुद से निर्णय बनाकर कैसे सीखते हैं। तो उसी प्रकार के बारे में जब लिख रहे थे तो कुछ बच्चों को मैंने ढूंढा कि ये क्या कहते हैं। तो एक पहला बच्चा है, जो मैंने आपको अभी एक लाइन सुनाई गुब्बारे वाली, तो उसी गुब्बारे वाली लाइन की एक कहानी भी है, बहुत संक्षिप्त में है, मैं आपसे साझा करूंगा। तो वो जो गुब्बारे वाला बच्चा है, उसकी अगर मैं एक भूमिका आपसे पहले बनाऊं तो कुछ इस प्रकार से होगी कि कुछ बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, वे गेंद और गुब्बारे नहीं मांगते, मिठाई नहीं मांगते, जिद नहीं करते, और मचलते तो बिल्कुल भी नहीं। वे बड़ों का कहना मानते हैं, वे छोटों का भी कहना मानते हैं। इतने अच्छे होते हैं, और इतने अच्छे बच्चों की तलाश में होते हैं हम कि जब भी वे हमें मिल जाते हैं तो उन्हें अक्सर हम लोग घर ले आते हैं 30 रुपए प्रति माह और खाने पर। तो मैं उस बच्चे की कहानी आपसे साझा करता हूं। वो बच्चा है गुब्बारे बेचने वाला। वो आप सभी को अपनी कहानी सुना रहा है। मेरी जिंदगी किसी रेस में भागते घोड़े से कम नहीं है। इस छोटी सी उम्र में किन परेशानियों से नहीं गुजरा मैं। रोटी, कपड़ा, मकान, इन तीनों के बिना जीवन अधूरा है, और इन्हीं के लिए हर रोज संघर्ष करना पड़ता है। जिस उम्र में इस शहर के बच्चे अपने पैरों पर चलना सीख रहे होते हैं, उस उम्र में मैंने इस शहर की हर एक गली को नापा है। जिस परिवार का मैं हिस्सा हूं, वो खुद अनेक हिस्सों में बटा हुआ है। अपने हिस्से की खुशियों को बरकरार रखने के लिए निरंतर संघर्षों के बीच जीवन यापन की बुनाई कर रहा है। क्या कुछ नहीं है इस शहर में? हर तरह के काम धंधे, और इन तमाम काम धंधों के बीच अपनी सांसें गुब्बारे में भरकर मैं गुब्बारा नहीं, अपनी सांसें बेचता हूं। जब वो गुब्बारा अपने अस्तित्व में आकर
किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाता है, तब मेरे मुस्कुराहट आती है। इतना आसान नहीं है खुद की सांसों से किसी को जीवित रखना, इतना आसान नहीं है खुद की सांसों से किसी को जीवित रखना। कितना कठिन है मेरे लिए ये कहना कि मैं गुब्बारे बेचकर जीवित रहता हूं। उससे कहीं ज्यादा कठिन है मेरे लिए ये कहना कि मैं अपनी सांसें बेचकर जीवित रहता हूं। तो ये कविता है गुब्बारे बच्चे, हम सब देखते ही हैं इस प्रकार के बच्चे। और एक दूसरी कहानी है जिसका टाइटल मैंने रखा है कि ख्वाहिशों का झोला। ये वही बच्चा है जिनको अक्सर आप और हम अपने गली मोहल्ले शहर गांव के बाहर देखते हैं कचरा उठाते हुए। तो यही है कि ये बच्चे किस तरह से सीखते हैं, ये क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करते होंगे किसी दूसरे को। तो वो बच्चा अपनी बात यहां रख रहा है, अपने वो कह रहा है कि हेलो हेलो, आप चौंक तो नहीं गए? अरे भाई, भले ही कभी स्कूल पढ़ने नहीं गया, पर कुछ कुछ अंग्रेजी के टूटे फूटे शब्द तो बोल ही लेता हूं। और जरूरी तो नहीं है कि हम सब कुछ स्कूल से जाकर ही सीखें। कुछ बातें हमारा ये जीवन ना चाहते हुए भी हमें सिखा ही देता है। अब आप मुझे ही देख लीजिए, कौन बच्चा हाथ में झोला लिए सड़कों पर कचरा उठाना चाहता है। पर मेरी जिंदगी ने मुझे ये भी सिखा दिया। और हाँ, ये सिर्फ झोला नहीं है, मेरा घर है, मेरी ख्वाहिशों का घर, जो मैं शहर की हर गली से, हर कोनों से इसमें इकट्ठा करता हूं। भले ही थोड़ा मेला है, पर मेरा है। मेरे जीवन में भले ही संघर्ष बहुत हैं, पर इस झोले ने कभी निराश महसूस नहीं होने दिया। देर रात को मेरे सो जाने के बाद भी ये जागता रहता है और रोज भोर से पहले मुस्कुराता हुआ मुझे उठा देता है। मेरे रंगरूप पर मत जाओ, ये काला चेहरा, मैले कपड़े, फटी एड़ियां मेरे जीवित होने का प्रमाण है। और जीवित रहना बिल्कुल आसान नहीं, ये उतना ही कठिन है जितना कठिनाइयों से भरा जीवन आपका, जितना कि पूरे दिन भर में मेरी ख्वाहिशों से इस झोले को भरना। तो ये दो कहानियां हैं, बहुत मतलब जब पढ़ता हूँ सुनाता हूँ, मतलब ठीक है, सुनाने में तो एक अच्छा लगने का कारण है कि भाई खुद से लिखिए और खुद का लिखा सभी को अच्छा भी लगता है। लेकिन यह है कि ये डायरेक्ट टच करता है सीधा कि हाँ यार, तो ये वही कि बच्चे सिर्फ सही है कि स्कूल से ही नहीं सीखते, बहुत सारी चीजें हम स्कूल से नहीं सीखते। हम कहते हैं कि बच्चे का पहली शिक्षा जो है वो सीखता है, वो परिवार से सीखता है। तो वही है कि ये ठीक, इनका पूरा परिवार एक ही काम करता है, तो ये आपस में वही सीख रहे हैं, देख करके, माहौल को देख करके। हम क्या है, अपने एक दायरे में बंधे रहते हैं। जो कामशुदा व्यक्ति है वो क्या है, उठेगा, तैयार होगा, काम पे जाएगा, काम पे जाके वही रोज 50 चेहरों से मिलेगा, घर आ जाएगा, मोहल्ले के 10 चेहरों से मिलेगा, खत्म। नॉर्मल हम स्टूडेंट वगैरह क्या है, सुबह तैयार होंगे, स्कूल जाएंगे, वही 200 बच्चे को देखेंगे, घर आ जाएंगे। ये है आपस, वो एक अलग सीखने की प्रक्रिया है। ये बच्चे हैं, पूरा शहर इनके लिए अपना घर है, पूरा शहर। ये हर एक व्यक्ति को देख रहे हैं, उनके व्यवहार को देख रहे हैं कि कौन उनसे किस प्रकार से क्या कर रहा है, हर एक इनका ऑब्जर्वेशन कितना पावरफुल जा रहा है। ये बहुत ही संक्षिप्त में मैंने, मतलब कोई इसको मैंने जबरदस्ती बनाने की कोशिश नहीं करी कि हाँ मैं इसमें और भी कुछ बातें इसमें ऐड करूं, ऐसा कुछ नहीं। ये जो तुरंत इंस्टेंट जो चला उसी को मैंने लिखा, और लगता है कि शायद ये काफी सही भी जा रहा है। अगर कभी मौका मिला तो इसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे और कुछ बच्चों के बारे में लिखने का प्रयास भी मैं करूंगा। तो ये था मेरा आज का। तो आप सभी का ना बहुत बहुत शुक्रिया, जो भी, मुझे तो नाम भी दिखाई नहीं पड़ रहा है कि कौन कौन देख रहा है। बस
14 व्यूज़ यहाँ दिखा रहे हैं। तो आप सब भी जो जो देख रहे हैं उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप इतने व्यस्त समय में, चलो ठीक है लॉकडाउन था तो कह रहे थे फ्री हैं, अब तो लॉकडाउन हट गया तो बहुत सारे काम हम सभी को पूरे ही करने हैं। तो इतने व्यस्त समय में आप सभी ने समय निकाल कर देखा, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और प्रदीप पवार सर का भी बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने हम सभी के लिए एक अवसर बनाया। ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है कि लॉकडाउन की वजह से एक नया प्लेटफॉर्म हम लोगों ने ईजाद किया लाइव का, और काफ़ी बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहे हैं, काफ़ी लोग जुड़ पा रहे हैं इससे। तो मेरे बाद जो भी यहाँ इस पेज पर लाइव आने जा रहे हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत ही ज़्यादा। तो फिर एक बार मौका मिलेगा तो मैं दोबारा फिर से लाइव आऊँगा और कुछ अलग टॉपिक, किसी अलग मुद्दे को लेकर। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद सर।